हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्विद्या क्लासरूम। आज का लेक्चर रहने वाला है इन कॉन्टिन्यूएशन टू विपाक। लास्ट लेक्चर में हमने द्रव्य गुण के लास्ट लेक्चर में हमने विपाक की इंट्रोडक्शन देखा था। उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी निरुक्ति क्या है, उसके पर्याय क्या है, अवस्थापाक और विपाक में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने विपाक की संख्या देखी थी। उसके अकॉर्डिंग हमारे जितने भी वाद होते हैं वो सारे हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे जो हमारे डिफरेंट विपाक होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनका कर्म हमारी बॉडी में जाके वो दोष और धातु पे कैसे इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विपाक का तारतम्य, दैट इज उसमें प्रधानता अप्रधानता किस बेसिस पे होती है। फिर हम देखेंगे रस और विपाक में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड हम ये देखेंगे कि विपाक की प्रधानता क्या है, मतलब इस विपाक इम्पॉर्टेंट, विपाक हम पढ़ते हैं तो वो हमारी बॉडी में कैसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंड में हम पूरे विपाक को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे, जिसमें आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कवर हो जाएंगे और एक क्विक रिकैप हो जाएगा आपका पूरे विपाक टॉपिक का। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है विपाक के गुण और कर्म। तो हमारे त्रिविध विपाक में 3 विपाक आते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। तो मधुर, अम्ल और कटु में हमारे क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या कर्म होते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले मधुर विपाक। मधुर विपाक में स्निग्ध और गुरु गुण होता है, कफ को बढ़ाता है, शुक्रल है, शुक्र धातु को मेंटेन करके रखता है, और श्रेष्ठ विण मूत्र, मतलब हमारा जो मल और मूत्र है उनका एक्सक्रीशन जो है उसको नॉर्मल रखता है। फिर आता है हमारा अम्ल विपाक। अम्ल विपाक स्निग्ध और लघु होता है, पित्त को बढ़ाता है, शुक्र नाशक होता है, और श्रेष्ठ विण मूत्र अगेन ये भी मल और मूत्र को उसकी एक्सक्रीशन को नॉर्मल रखता है। देन वी हैव कटु विपाक। कटु में रूक्ष और लघु गुण होते हैं तो वो वात को बढ़ाएगा, शुक्र नाशक होता है ये भी, और ये बंध विण मूत्र, मतलब हमारा कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, यूरिनेशन को रोकता है। तो हमने त्रिविध विपाक में क्या क्या देखे, मधुर, अम्ल और कटु। मधुर जो है वो स्निग्ध होता है, गुरु होता है, कफ को बढ़ाता है, शुक्रल होता है, शुक्र धातु को प्रोड्यूस कराता है, और हमारा श्रेष्ठ विण मूत्र मतलब एक्सक्रीशन को नॉर्मलाइज रखता है। उसके बाद हमने अम्ल देखा। अम्ल में हमने देखा कि वो स्निग्ध और लघु होता है, वो पित्त को बढ़ाएगा, और वो क्या करता है, शुक्रल होता है, वो भी नहीं, अम्ल जो है वो शुक्र नाशक होता है, और वो भी श्रेष्ठ विण मूत्र होता है, दैट इज नॉर्मलाइज एक्सक्रीशन रखता है। उसके बाद हमने कटु देखा। कटु विपाक इस हमारा रूक्ष होता है और लघु होता है, वात को बढ़ाता है, ये भी शुक्र नाशक होता है, और ये मल और मूत्र को रोक के रखता है। फिर आता है हमारा जो द्विविध विपाक हमने पढ़े थे, गुरु और लघु। उसमें क्या क्या होता है, तो हमारा जो गुरु है, हमारा जो हैवी वाला विपाक है, गुरु है, तो वो हैवी दैट इज कफ को बढ़ाएगा, वात पित्त को कम करेगा, तो ये हो गया दोष पे इफेक्ट। और श्रेष्ठ विण मूत्र मतलब हमारे जो मल और मूत्र है उनकी एक्सक्रीशन को नॉर्मल रखेगा। फिर लघु में क्या आता है, कफ को कम करता है, वात और पित्त को बढ़ाता है, और बंध विण मूत्र मतलब विण और मूत्र को मतलब मल और मूत्र जो है हमारे उनको रोक के रखेगा। तो ये था हमारे जो त्रिविध और द्विविध विपाक होते हैं, उनका हमारी बॉडी में जाके क्या एक्शन होता है। उसके बाद आता है विपाक का तारतम्य। तारतम्य तो वर्ड बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मेरे को भी इनिशियली समझ नहीं आया था, बट तारतम्य बहुत उसका सिंपल मतलब होता है। तारतम्य सिंपली मीन्स कि क्या मतलब सुपीरियर है, क्या इन्फीरियर है, क्या चीज़ प्रधान है, क्या अप्रधान है, मतलब जो वेरिएशन होता है, जो ग्रेड्स होते हैं वो। तो विपाक जैसे हमें ये पता है कि कौन से रस से कौन सा विपाक बनता है, लेकिन फिर भी जैसे हमारे रस जो है वो प्रधान होते हैं और अप्रधान होते हैं, मतलब कि जैसे मधुर, अम्ल, लवण ये हमारे रस होते हैं। तो हमने लास्ट ईयर देखा था कि जो पहला हमारा जो रस होता है मधुर, वो सबसे ज़्यादा प्रधान होता है, और जैसे जैसे हम आगे के 6 रस पढ़ते जाते हैं वो फिर धीरे धीरे अप्रधान होते जाते हैं। तो मधुर वाला सबसे सुपीरियर होता है, उसके आगे आगे उनकी जो पावर है, उनकी जो प्रधानता है वो कम होती जाती है। तो जैसे रसों में तारतम्य देखी जाती है, वैसे ही विपाक में भी तारतम्य देखी जाती है, मतलब वेरिएशन देखी जाती है। सो लेट्स सी, किसी रस से कौन सा विपाक होगा यह निश्चय होने पर भी रसों के तारतम्य दैट इज प्रबल अप्रबल के अनुसार विपाक में भी तारतम्य होता है, वेरिएशंस होती है। कविराज गंगाधर के अनुसार, अब जो हमारे कविराज गंगाधर जी है उन्होंने बोला कि जो हमारा मधुर विपाक होता है और जो हमारा कटु विपाक होता है, तो मधुर विपाक में जैसे मधुर है, अम्ल है और लवण है, तो उसमें मधुर जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है, मधुर रस, और हमारा जो अम्ल रस है वो मध्यम मतलब मीडियम
ली होता है हमारा, और जो हमारा लास्ट है कटु लवण जो है वो हमारा लीस्ट होता है उसमें। तो मधुर विपाक में जो हमारा मधुर रस होता है वो उत्तम होता है, मतलब जो मधुर रस से जो मधुर विपाक बनेगा वो सर्वश्रेष्ठ बनेगा। फिर अम्ल रस से जो मधुर विपाक बनेगा वो मीडियम क्वालिटी का बनेगा, और जो लवण रस से हमारा विपाक मधुर विपाक बनेगा वो अवर, दैट इज सबसे हीन, सबसे लो क्वालिटी, सबसे इन्फीरियर क्वालिटी का होगा। सेम ऐसे उन्होंने कटु विपाक का बताया कि जो कषाय रस से हमारा कटु विपाक बनेगा वो सर्वश्रेष्ठ होएगा, कटु रस से बनने वाला मीडियम क्वालिटी का होएगा, और तिक्त रस से जो हमारा कटु विपाक बनता है वो अवर, दैट इज इन्फीरियर, हीन क्वालिटी का होता है। तो विपाक के तारतम्य में बेसिकली हमने ये देखा कि जो हमारे कविराज गंगाधर है उनके अनुसार उन्होंने बताया कि जैसे हमारे मधुर विपाक है तो उनके अकॉर्डिंग मधुर विपाक मधुर, अम्ल और लवण इन 3 रस से बन रहे। तो मधुर रस से जो मधुर विपाक बनेगा वो सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी का होएगा, अम्ल रस से जो मधुर विपाक बनेगा वो मीडियम क्वालिटी का होएगा, और जो हमारा लवण रस है उससे जो हमारा विपाक बनेगा वो हमारा सबसे इन्फीरियर, हीन क्वालिटी का होएगा। और सेम जो हमारा नीचे आता है कटु विपाक, उसमें कषाय, कटु और तिक्त, उसमें सेम सीक्वेंस फॉलो होएगी। उसके बाद आता है विपाक की उपलब्धि, कि विपाक का ज्ञान हम कैसे करते हैं। तो रस है, जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें टेस्ट आ जाता है, लेकिन विपाक जो है वो तो जठर अग्नि के बाद जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है उसके बाद प्रोड्यूस होता है। तो विपाक का हमें कैसे पता चलेगा कौन सा विपाक है, मतलब हमने जो द्रव्य लिया उसका विपाक मधुर है, कटु है, क्या विपाक है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो विपाक का हमेशा जो ज्ञान होता है वो अनुमान के द्वारा होता है, मतलब हम इन्फरेंस लगाते हैं, हम अनुमान लगाते हैं। कैसे अनुमान लगाएंगे? उसके कर्म के बेसिस पे, कि हमने फॉर एग्जांपल कोई द्रव्य खाया तो फिर हमारे दोष, धातु, मल, इन पे जो इफेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम विपाक कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने द्रव्य खाया और हमारी शुक्र धातु की वृद्धि हुई, ठीक है, हमारा कफ बढ़ गया और हमारा विण और मूत्र, दैट इज मल और मूत्र हमारा नॉर्मल एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो इसका मतलब हमने मधुर विपाक खाया है। और अगर इसके ऑपोजिट एक्शंस आते हैं तो ऐसे मतलब अलग अलग विपाक के जो हमने अभी एक्शंस देखे हमारे बॉडी में उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो द्रव्य था उसमें कौन सा विपाक था। तो पाक क्रिया समाप्त होने पर उत्पन्न कर्मों के आधार पर विपाक का अनुमान लगाया जाता है। शुक्रवर्धन, कफवर्धन, सृष्ट, विणमूत्र, अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब हमने कौन सा लिया है? मधुर विपाक का हमने सेवन किया है, मतलब हमने उस द्रव्य का सेवन किया है जिसका विपाक क्या है? मधुर। उसके बाद आता है रस और विपाक में डिफरेंस, कि रस पे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ये सारे होते हैं। विपाक भी हमने एक वाद में देखा था, षड्विध विपाकवाद में, कि 6 टाइप्स के होते हैं। तो रस और विपाक में क्या कोई डिफरेंस होता है? अगर होता है तो क्या? सबसे पहले हम देखते हैं लक्षण। जो हमारा रस होता है वो हमारा टेस्ट से लेके हमारा डाइजेशन तक जो फेज होती है वहाँ तक रहता है। तो इमीडिएटली जो हमें जो परसीव होता है वो होता है हमारा रस। तो उसका लक्षण क्या है? आस्वाद रूप, जो हमें स्वाद आता है, जो हमें टेस्ट आता है वो क्या है? हमारा रस। और विपाक क्या है? परिणाम लक्षण, जो हमें परिणाम रूप में जो लक्षण दिखते हैं, जो हमें एंड रिजल्ट्स दिखते हैं, हमारी बॉडी पे जो इफेक्ट्स दिखते हैं वो होते हैं विपाक के थ्रू। तो सबसे पहले लक्षण आ गया, रस जो है वो हमारा आस्वाद रूप होता है और विपाक क्या है? हमारा परिणाम रूप, परिणाम लक्षण। फिर आता है कालभेद। अब रस जो है, हमने फॉर एग्जांपल कोई खट्टी चीज़ खाते हैं हम, तो हमारे मुंह में सलाइवा का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है, तो इमीडिएट एक्शन हमें मिलता है ना, इमीडिएट रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, तो वो आशुकारी होता है, मतलब आशु, दैट इज़ बहुत क्विकली हमें इफेक्ट्स उसके दिखते हैं। तो रस का कर्म जो है वो आशु कर्म होता है, दैट इज़ इमीडिएट इफेक्ट्स हमें दिखते हैं। लेकिन विपाक, अब ऐसा तो नहीं कि हमने द्रव्य जैसे ही खाया तो वैसे ही हमें उसके इफेक्ट्स बॉडी पे दिख जाते हैं, नहीं, उसमें टाइम लगता है। तो वो क्या है? विलंबित कर्म, उसमें थोड़ी विलंबता आती है, तो ये हो गया विलंबित कर्म। फिर आता है कर्म। जो हमारे रस होते हैं, जब हम रस को इन डिटेल पढ़ेंगे, सारे जो हमारे 6 रस है, तो हम उनके कर्म में देखेंगे, उनके कर्म में बहुत स्पेसिफिक होते हैं, कि बहुत स्थानिक कर्म होते हैं, बहुत एक लोकलाइज्ड उनके इफेक्ट होते हैं। लेकिन विपाक पूरे शरीर पे हमें उनका इफेक्ट दिखता है। तो कर्म क्या है? रस का स्थानिक कर्म होता है और विपाक का हमारा सार्वदेहिक होता है।
फिर आता है कर्म अधिष्ठान। जो हमारे रस होते हैं उसका शारीरिक और मानसिक दोनों पे प्रभाव पड़ता है, मतलब वो हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों पे इफेक्ट दिखाता है, लेकिन जो हमारा विपाक है वो सिर्फ फिजिकल इफेक्ट्स हमारा शो करता है। देन उपलब्धि, रस हम परसीव करते हैं अपनी रस इंद्रिय, दैट इज हमारे जो टेस्ट बड्स है उनके थ्रू। तो प्रत्यक्ष गम्य होते हैं, उनका परसेप्शन होता है, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया विपाक का हम अनुमान के थ्रू पता लगाते हैं। तो विपाक का कर्म द्वारा अनुमान लगाया जाता है। तो ये था रस और विपाक में डिफरेंस। क्या क्या था? रस जो है वो आस्वाद रूप होता है और जो विपाक है वो हमारा परिणाम लक्षण होता है। सेकंड हमने देखा रस जो है वो आशु कर्म होता है उसका, विपाक जो है वो विलंबित कर्म होता है। फिर हमने ये देखा कि रस जो है उसका स्थानिक इफेक्ट आता है, लेकिन विपाक का पूरे शरीर में सार्वदेहिक आता है। फिर हमने ये देखा रस शरीर और मानसिक दोनों पे प्रभाव डालता है, लेकिन जो हमारा विपाक है वो सिर्फ शारीरिक इफेक्ट्स शो करता है। और फिर हमने देखा उनकी उपलब्धि कैसे होती है। तो रस के प्रत्यक्ष गम्य है, लेकिन जो हमारा विपाक है वो अनुमेय होता है, मतलब अनुमान के थ्रू। उसके बाद आता है विपाक की प्रधानता, कि विपाक इम्पॉर्टेंट है भी। तो नागार्जुन जी ने ना 3 पॉइंट्स दिए हैं कि सबसे पहला कि जो हमारा विपाक होता है वही हमारे दोषों पे प्रभाव डालता है। मतलब जो भी हम ये पढ़ते आए हैं ना कि दोष की वृद्धि हो रही है, दोष का क्षय हो रहा है, मतलब दोष बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये सभी हमारा विपाक के थ्रू होता है। सेकंड उन्होंने बताया जितने भी हमारी धातु का निर्माण होता है वो भी विपाक के थ्रू होता है। और थर्ड उन्होंने बताया जो हमारे औषध और जो हमारे आहार द्रव्य होते हैं, तो हमने वो ले लिए ठीक है, लेकिन वो हमारी बॉडी में जाके गुणकारी होंगे कि नाशकारी होंगे, मतलब हमारी बॉडी में जाके वो बेनिफिशियल होंगे या हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करेंगे, वो डिपेंड करता है उनके पाचन पे। अगर वो अच्छे से पक जाता है, उसका विपाक हमें अच्छे से मिल जाता है, तो वो गुणकारी होते हैं। लेकिन अगर उनका जो विपाक है वो अच्छे से नहीं हो पाता, मतलब उनका अपक्व रह जाते हैं वो, तो वो हानिकारक हो जाते हैं क्योंकि फिर आम बन जाते हैं। तो इसलिए विपाक बहुत ज़्यादा प्रधानता उसको दी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको दी जाती है। तो नागार्जुन द्वारा विपाक के अधीन दोषों के प्रशमन और वर्धन होता है। तो दोषों का प्रदमन, दैट इज उनका इंक्रीज जो हमें देखते हैं हम, और उसका वर्धन, प्रशमन मतलब डिक्रीज और वर्धन मतलब इंक्रीज। तो दोषों का जो इंक्रीज और डिक्रीज हमारी बॉडी में देखते हैं हम, वो भी विपाक के थ्रू होता है। फिर धातु निर्माण कर्म भी विपाक के द्वारा होता है। और सभी आहार औषध द्रव्य अपने गुण दोष के लिए विपाक की अपेक्षा करते हैं। सम्यक पक्व औषधि गुणकारी होती है और असम्यक पक्व औषधि दोषकारी होती है। तो इससे हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, बी इट फूड और मेडिसिन, उसका पक्व, दैट इज़ उसका पाचन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर पाचन अच्छे से नहीं होगा तो विपाक के थ्रू हमारे एक्शंस नहीं शो होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट विपाक। इसी के साथ हमारा विपाक टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। लेट्स क्विकली रिवाइज कि विपाक में क्या क्या आता है। सबसे पहले हमने देखा था विपाक के पर्याय, परिणाम, जरण, प्रपाक और परिपाक। उसके बाद हमने निरुक्ति देखी थी, विशेष और जरण निष्ठा काले रस विशेषस्य पाकः प्रादुर्भाव विपाकः, कि हमारा जरण निष्ठा काल, दैट इज जरण के एंड काल में जो विशेष रस हमें उत्पन्न होता है, उस विशेष रस को हम विपाक बोलते हैं। उसके बाद हमने परिभाषा देखी थी, जाठरेन अग्निना योगात यदोदेति रसांतनम रसानाम परिणामन्ते सविपाक इति स्मृतः, कि जठर अग्नि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है उसके संयोग के साथ मिलके जो हमें विशेष प्रकार का रस, जो रस के एंड में जो हमें प्राप्त होता है, उसको हम विपाक बोलते हैं। उसके बाद चरक के अकॉर्डिंग हमने देखा था विपाकः कर्मनिष्ठया, कि मतलब हमारा जो शरीर में द्रव्य के पचन के बाद, द्रव्य के डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के बाद जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो कर्म आते हैं, वो हमारा होता है विपाक के थ्रू। फिर हमने अवस्था पाक और विपाक में डिफरेंस देखा था। अवस्था पाक में हमने देखा था कि ये डाइजेशन की स्टेजेस होती है और विपाक जो है वो डाइजेशन के एंड में जो हमें मिलता है वो है। तो अवस्था पाक की 3 स्टेजेस थी, 3 अवस्थाएं थी, मधुर, अम्ल और कटु। लेकिन विपाक 3 टाइप का होता है, मधुर, अम्ल और कटु। फिर हमने देखा था अवस्थाएं जो है वो आपस में परिवर्तनशील होती है, लेकिन विपाक जो है वो आपस में कन्वर्टेबल नहीं होता है। और जो हमारा अवस्था पाक है उसकी स्थान निर्देशित है आमाशय और पक्वाशय, लेकिन जो हमारा ये है विपाक है उसकी स्थान निर्देशित नहीं है, वो सर्व शरीर में उसका स्थान माना गया है। उसके बाद फिर आता है स्वरूप।
तो स्वरूप वही हो गया, जठर अग्नि के बाद जो हमें विशेष प्रकार का रस हमें मिलता है उसको हम विपाक बोलते हैं। और कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो हमारा आचार्य चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि विपाक पे जो काम करती है वो हमारी धातु अग्नि और हमारी भूत अग्नि काम करती है, इसलिए उसकी जो लोकेशन है वो पूरे शरीर में होती है। लेकिन आचार्य वाग्भट अनुसार सिर्फ जठर अग्नि काम करती है, इसलिए उसकी लोकेशन सिर्फ अमाशय और पक्वाशय उन्होंने बताई थी, बेसिकली सिर्फ अमाशय। उसके बाद हमने विपाक के प्रकार देखे थे, उसमें हमने षड्विध विपाकवाद देखा था, जिसमें हमने नियतवाद देखा था कि जो रस है उसी से वही विपाक बनता है। जैसे मधुर रस से मधुर विपाक, अम्ल रस से अम्ल विपाक, ऐसी 6 रस है, उन 6 रस से वही विपाक बनेगा, ये नियत है, ये कन्फर्म्ड है। और षड्विध विपाकवाद में दूसरा हमने देखा था अनियतवाद, कि रस भी 6 है, विपाक भी 6 है, लेकिन कौन से रस से कौन सा विपाक बन रहा है ये कन्फर्म नहीं है। उसके बाद हमने देखा था पंचविध विपाकवाद। इसमें हमने देखा था हमारा शरीर पंच भौतिक है, हमारा आहार पंच भौतिक है और हमारा विपाक जो है वो भी पंच भौतिक होता है। इसमें हमने 5 प्रकार के विपाक देखे थे, पार्थिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य और आकाशीय। फिर हमने देखा था त्रिविध विपाकवाद, जो दिया था आचार्य चरक, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह इनमें मेंशन है। इसमें हमने देखा था कि 3 विपाक होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। मधुर विपाक में आता है हमारा मधुर और लवण रस, अम्ल विपाक में आता है हमारा अम्ल रस और कटु विपाक में हमारा आता है कटु, तिक्त और कषाय रस। लेकिन जो हमारे पराशर मुनि जी थे उन्होंने बोला था कि जो मधुर विपाक आता है उसके अंदर मधुर, अम्ल और हमारा तिक्त और कषाय रस भी उन्होंने इंक्लूड किए थे। अम्ल विपाक में अम्ल रस आता है और कटु विपाक में कटु रस आता है। उसके बाद हमने देखा द्विविध विपाकवाद कि 2 हमारे विपाक होते हैं, गुरु और लघु। गुरु हमारा होता है पार्थिव और हमारा जल महाभूत की प्रीडोमिनेंस होती है, और लघु में हमारी अग्नि, आकाश और वायु इनकी डोमिनेंस होती है। गुरु जो हमारा मधुर विपाक होता है और हमारा लघु जो है वो कटु विपाक होता है। उसके बाद हमने आज के लेक्चर में उनके गुणकर्म देखे कि मधुर, अम्ल, कटु है तो वो कैसे कैसे एक्शंस करता है। मधुर जो है वो कफ को बढ़ाएगा और हमारा शुक्र को प्रोड्यूस करेगा और श्रेष्ठ मूत्र होता है। अम्ल जो है हमारा वो पित्त को बढ़ाता है और हमारा ये शुक्र नाशक होता है और श्रेष्ठ मूत्र है। कटु जो है वो हमारा वात को बढ़ाता है और शुक्र नाशक होता है ये भी, और हमारा मल और मूत्र को बांध के रखता है। गुरु और लघु हमने देखा, गुरु जो है वो भी कफ को बढ़ाएंगे और श्रेष्ठ मूत्र है, और जो हमारा लघु होता है वो हमारा वात और पित्त को बढ़ाते हैं और वो मल और मूत्र को बांध के रखते हैं। फिर हमने विपाक के तारतम्य में देखा कि जो हमारे कविराज गंगाधर है उन्होंने बताया कि अगर मधुर विपाक है तो मधुर रस से सबसे श्रेष्ठ मधुर विपाक बनेगा, अम्ल से थोड़ा मीडियम और लवण से सबसे हीन। और ऐसे ही हमारा जो ये होता है कटु विपाक है, कषाय से सबसे उत्तम बनेगा, कटु रस से मीडियम और तिक्त से सबसे अवर, दैट इज सबसे इंफीरियर क्वालिटी। फिर आता है विपाक की उपलब्धि, हमने देखा अनुमान के थ्रू होती है, जो उसके कर्म, उसके एक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अनुमान लगाते हैं। फिर हमने रस और विपाक में डिफरेंस देखा, ये तो हमने अभी रिवाइज किया था। एंड एंड में हमने देखा कि विपाक की प्रधानता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उससे हमें यही समझ आया था कि विपाक के थ्रू ही हमारे दोषों में प्रशमन होता है दोषों का, और दोषों का वर्धन होता है, धातु की फॉर्मेशन होती है, और हमारे जो भी आहार और औषध होते हैं वो हमारे शरीर में जाके कर्म तभी कर पाते हैं जब वो अच्छे से पक जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट विपाक। हमने इसको क्विकली रिकैप भी कर लिया है एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स सेक्शन, and stay tuned for the upcoming lectures and keep revising. Okay, thank you.